Okay. A very good morning to all of you and welcome back to a new week. So I hope it's a new week full of new energy and new lot of things, new wishes, new plans, new actions. And I was expecting this question. I started getting this question. Good morning message from Akshat. And as I said, I was expecting this question. So let's start with that only. Dhruv Shandal has also said कि new week का मतलब new CPT भी होता है. Yeah, so like new subject for a new CPT. That is also true. And I was expecting this question, so let's take that up. Shrish Nigam and Vishwas has asked almost the same question. But I would rather start at a different note, and that is thank you very much to all of you, those who have sent the weekly progress chart report. In fact, मेरे पास तो अभी फिलहाल flood of messages है, मैंने एक भी नहीं देखा अभी तक. तो मैंने अभी तक देखा जस्ट एक सेकंड कितने मैसेजेस आए अभी तक. ओके 47 मैसेजेस टोटल है, ठीक है ना. 47 मैसेजेस है टोटल, दोनों बैच कंबाइन करके ऑफ कोर्स NM1 और NM2 कंबाइन करके एंड लिटिल बिट ऑफ 12th आल्सो, ठीक है ना. तो दैट्स द मैसेजेस. अब मैं इंडिविजुअली देखूंगा एक एक करके, ठीक है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है. सम पीपल हैव आल्सो सेड कि कई बार थोड़े से दिक्कत आ जाते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट का हो जाता है, किसी का है ना एंड ऑल. बट यू नो व्हाट, मैं तो चीज को मैं इसको उल्टा इंटरप्रेट करता हूँ कि देखो द फैक्ट कि तुम्हारे दिमाग में ये पॉइंट आ रहा है यार ये इस सब्जेक्ट का थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है, इस सब्जेक्ट का थोड़ा कम होता जा रहा है, ये अवेयरनेस कहाँ से आया? ये अवेयरनेस ही आया इसलिए क्योंकि तुम उसको वीकली वो कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो और प्लान कर रहे हो फॉर द कमिंग वीक अहेड, तभी तो दिमाग में आया. अदरवाइज ये पॉइंट दिमाग में ही नहीं आता. पता क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट तुम कह रहे हो ना कि मेरा नेग्लेक्ट होता जा रहा है, मेरे क्वेश्चंस कम हुए या जो भी है, वो कंटिन्यूअसली ऐसे ही होता जाता. और 4-5 हफ्ते बाद जब तक रियलाइज करते हैं ना, दैट मे बी वुड हैव बीन अ लिटिल लेट. तो देयरफॉर बी हैप्पी. अगर मान लो तुम्हारे इस प्रोसेस में थोड़ा सा डिटेक्शन हो पा रहा है कि हाँ इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम ठीक से मेंटेन नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, तो देन दैट केस बी हैप्पी. दैट मींस यू आर इवैल्यूएटिंग योर प्रोग्रेस एंड बेस्ड ऑन दैट इवैल्यूएशन चेंज योर स्ट्रेटजी. वेरी सिंपल है, कोई ऐसे इसको नेगेटिव मत मान प्लीज, ठीक है. ओके, द सेकंड पॉइंट दैट आई वाज वांटिंग टू डिस्कस इज व्हाट आई थिंक सम ऑफ यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, शीर्ष एंड विश्वास स्पेशली आस्क्ड, and that is क्या स्कूल 16 तारीख से खुल रहे हैं. वेल द मैसेज दैट वी हैव गॉट इज अ लिटिल डाइसी. कि उसमें लैंग्वेज ये लिखा है कि लाइक वी ऑल आर रिज्यूमिंग स्कूल्स ऑन 16. so that means it's a hint for us that all the classes जैसे अभी ये घर में क्लास ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है. so the hint is that अब क्लासेस हमें लेने पड़ेंगे स्कूल में जाकर. अब वो ऑनलाइन क्लासेस होंगे या ऑफलाइन क्लासेस होंगे, वेल दैट आई डोंट नो. ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट आई डोंट नो. so therefore I don't want to make a false commitment. but हाँ, ऑफलाइन क्लासेस के धीरे धीरे एक मोमेंटम बन रहा है. और अभी तो देखो यू नो द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18 के वैक्सीन आया नहीं है, बट एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट 12 to 18 वाले ग्रुप के भी वैक्सीन आने वाले हैं इन द सेंस कि लाइक अगस्त में मैं सुन रहा हूँ आएंगे. तो देयरफॉर होपफुली उस समय फुल स्केल खुल पाएंगे. अभी हो सकता है कि वही होगा यू नो. ओके, इशिता has mentioned that आज जो स्मॉल क्लासेस के टीचर्स से वो स्कूल से पढ़ा रही है. Okay, now this is an information which I am not aware, so I would not like to comment on it. But yes, it's a possibility, no doubt. Possibility तो है, ठीक है. So anyway, that's the end of the small chit chat discussion. Let's begin the proceedings of the day. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फोर्सेस दैट वी वर डिस्कसिंग लास्ट क्लास. तो लास्ट क्लास में हमने पुश और पुल के ऊपर काफी डिस्कस किए थे. तो हमने ग्रेविटी फोर्स के ऊपर डिस्कस किए थे और उसी बहाने हमने कांटेक्ट फोर्स के ऊपर भी डिस्कशन शुरू किया था कि कांटेक्ट फोर्स में पुश और पुल ऐसे डिसाइड होता है और एक्शन एट ए डिस्टेंस में पुश और पुल इस तरीके से डिसाइड होता है. सो दैट वाज मोर और लेस व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में. तो लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटी के ऊपर पूरा डिस्कशन किए थे. आज हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे. तो नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली क्या है पता है, रिएक्शन इज द फोर्स ऑफ कांटेक्ट और नॉर्मल रिएक्शन होता है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट. सो रिएक्शन इज बेसिकली
the force of contact, and normal reaction is the perpendicular component of reaction. तो अगर एक नॉर्मल रिएक्शन होता तो एक दूसरा कंपोनेंट भी होगा, बट चलो मैं उसके ऊपर आज डिस्कस नहीं करना चाहता, अभी फिलहाल हम सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पर डिस्कस करना चाहते हैं, और फीचर्स वही डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. नंबर 1 इज मैग्नीट्यूड. वेल, as far as the magnitude is concerned, it is a variable in the sense it is adjustable. ठीक है, so the magnitude is adjustable, यानी सिचुएशन डिपेंडेंट है. ठीक है ना, तो that's why I've written adjustable. Adjustable मतलब सिचुएशन के हिसाब से ढल जाएगा, then it depends on situation. Now why I'm mentioning this is because देखो इसके साथ कंपेयर करो ग्रेविटी. ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी में फिक्स्ड फोर्स है mg डाउनवर्ड्स, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे है. सेकंड पॉइंट इज द डायरेक्शन. डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, वो तो हमने पहले ही देखा था, है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस. थर्ड इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन के केस में, ना इट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. तो पॉइंट और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, देख लो अच्छे से, पॉइंट और यू कैन से पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. Now comes a very important point, and that is push या pull. ठीक है, तो push या pull is what well, there are some comments that are coming up. शाश्वत is asked कि सैटरडे संडे बाहर जाना पड़ जाए तो वीक के सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस के सारे नेक्स्ट टाइम करने पड़ेंगे, वो दूसरा कंपोनेंट फ्रिक्शन एटसेट्रा होगा ना. चलो ठीक है, टू क्वेश्चंस. नंबर 1 इज शाश्वत, दैट्स मोर ऑफ अ प्लानिंग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, इज दैट कई बार हमें वीकेंड में बाहर जाना पड़ गया. यू नो व्हाट, वीकेंड में बाहर जाना पड़ सकता है और ये अच्छी बात. तो यू माइट से फिर तो मेरे क्वेश्चंस के सारे प्लानिंग गड़बड़ हो गया, वो तो मुझे मालूम है भाई. अगर 2 दिन बाहर चले गए तो 2 दिन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस है उतना कम टारगेट करो नेक्स्ट वीक, सो दैट इस हफ्ते का जो डेफिशिएंसी है और अगले हफ्ते का थोड़ा कम टारगेट, तो अगले हफ्ते तक पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. ये तो बेटे जिंदगी हमेशा चलेगा. बल्कि बी हैप्पी कि कम से कम तुम वीकेंड में घूमने लायक बने, यानी इन द सेंस कि अभी सिचुएशन घूमने लायक हुआ है कि तुम घूमने जा सकते हो. थोड़ा सा ब्रेन को भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए कभी कभी, इसलिए इसके लिए इतना परेशान मत हो जाओ. बल्कि मैं तो कहता हूं कि बिंदास रहो, घूमने जाओ. पर वैसे घूमने मत जाना जैसे आजकल वो मनाली का फोटो वायरल हो गया ना कि पता चला जहां पे 10 लोग खड़े होने का जगह नहीं, वहां 15 लोग खड़े हैं, और डिस्टेंसिंग का तो है ना, माशाल्लाह. ओके, अविरल हैज आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन कि आपने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात किया है, तो वो दूसरा कंपोनेंट फ्रिक्शन है क्या, है ना. द आंसर इज दैट मोस्टली यस, मोस्टली फ्रिक्शन. मोस्टली फ्रिक्शन. नहीं से मोस्टली क्यों बोला, क्योंकि ऑलवेज फ्रिक्शन नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है. बट मैं एक दूसरे क्वेश्चन पे आना चाह रहा था, एंड दैट इज दिस फोर्थ क्वेश्चन, एंड दैट इज हमने ग्रेविटी को देखा था. ग्रेविटी वाले इसमें ऑप्शन में आया था पुल, है ना. फोर्थ वाले पॉइंट में ग्रेविटी में हमने लिखा था पुल. ये दूसरा फोर्स आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन. देखो फोर्स के फीचर्स अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब फीचर्स अच्छे से पता होगा ना तो फिर देखना कम से कम ड्राइंग में कोई मिस्टेक नहीं होगा. आगे अगर कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ तो अलग बात है, बट कम से कम ड्राइंग में मिस्टेक होने का चांस कम हो जाएगा. ओके, कजिन के घर गए थे शाश्वत, चलो कोई बात, जहां मर्जी जाओ, कजिन के घर जाओ, मनाली जाओ, है ना, केम्प्टी फॉल्स जाओ, जहां मर्जी जाओ, पर बीच बीच में जाना चाहिए. ठीक है ना, मैं भी जाना चाहता हूँ. तो काश अगर कुछ ऐसे माहौल अच्छा होता तो मे बी हम कुछ मिल के भी जा सकते थे. तो मे बी वीकेंड में कहीं चले गए सैटरडे, है ना, और सुबह सुबह चले गए, शाम तक वापस आ गए. वी कैन इवन गो इन अ ग्रुप आल्सो. लेट थिंग्स बिकम अ लिटिल स्टेबल. थोड़ा सा माहौल ठीक होने दो, then maybe we can make a plan of group of few students and maybe me also and maybe somebody else also, and we will make a small trip here and there, no problem. चलो anyway, अब मेरा क्वेश्चन सुनो.
एंड लेट मी आस्क इट टू समबडी, आई मीन, सो दैट मुझे थोड़ा सा पता भी चल जाए कौन कौन जाग रहे हैं, कौन कौन नहीं जाग रहे हैं, कई कई बार ये भी पता नहीं चलता. Okay, so let me ask this question to Kartikeya Jain. Can you be on air, bete? Kartikeya Jain. See if you are on air, do it fast. Yes, Kartikeya Jain. इसका आंसर करो. नॉर्मल रिएक्शन का नेचर क्या है? पुश होगा या पुल होगा? push. पुश. Okay, कुछ कुछ मैसेजेस से भी आंसर आ रहे हैं. आदित्य said yes, it will be push. Okay, Kartik Jindal says it will push always. एकदम emphasis किया. Dhruv Shandila says push. Okay, can I ask you to somebody else also then? Varun, can you be on air, bete? Varun. Sir, I think it can be push or pull both because compression can also be developed like in rod. नहीं, रॉड तो अलग हो गया. रॉड को मत लेके आओ. नॉर्मल रिएक्शन कहां पे लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन इज बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. चलो मैं लिख देता हूं. ये नॉर्मल रिएक्शन होता है इन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. ये जो रॉड वाला तुमने एग्जांपल लिए बेटे, दैट इज अ गुड एग्जांपल बट नॉट रेलेवेंट फॉर दिस प्रेजेंट डिस्कशन. रॉड का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे. अभी एक एक करके फोर सॉर्ट आउट करो. ओके, कार्तिक हैज रिटन पुश ऑलवेज, ध्रुव शांडिला पुश, आदित्य सेज पुश, और मैंने अभी पूछा था, उन्होंने भी आंसर पुश ही किया है. कैन आई आस्क यू टू समबडी एल्स आल्सो, मे बी वन लास्ट पर्सन. आई मीन शौर्य असवाल. शौर्य okay, Vansh Singh. Vansh, can you be on here, bete? Vansh. Okay, Shaurya has given answer. बेटे थोड़ा सा माइक्रोफोन पे दे दिया करो. अच्छा, वंश ने भी माइक्रोफोन पे नहीं दिया, वैसे मैसेज से बता रहे हैं. और शौर्य ने भी बताया कि माइक्रोफोन इजंट वर्किंग. अरे बाबा, थोड़ा सा क्लास में माइक्रोफोन वर्किंग वाले सिस्टम में बैठा करो, इससे काम जल्दी हो जाता है. ठीक है ना? चलो ठीक है. ओके, लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज मोस्टली पुश. ठीक है ना? नाउ यू माइट सी, तो आपने वैसे बना दिया, मोस्टली कर दिया. ओके, द आंसर इज यस, इट इज मोस्टली पुश. तो मोस्टली मतलब ये कि ज्यादातर केस में पुश होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर तुम बोलोगे कि नॉर्मल रिएक्शन पुल कैसे हो सकता है ना? ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बीइंग अ पुल. तो इन जनरल तो पुश होता है. जैसे मान लो अगर एक बॉक्स को रख दूंगा मैं ग्राउंड के ऊपर, तो ये जो फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉक्स फ्रॉम द ग्राउंड, या नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बॉक्स, दोनों ही पुश होगा. तो ये भी पुश होगा और ये भी पुश होगा. तो देयरफॉर इट बिकम्स अ लिटिल ऑब्वियस साउंडिंग कि नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा पुश ही होना चाहिए. नहीं, ऐसे नहीं. अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं. सपोज मैंने पता क्या किया, ये मेरे पास मोबाइल है और मैं क्या करता हूं, इस पे थोड़ा सा फेविकोल लगा देता हूं. फेविकोल, एडिसिव, डेंड्राइट, वेंड्राइट, कुछ भी लगा, और इसको छत पे चिपका दो. चपाक. अब छत पे चिपका दिया तो इन दैट केस क्या होगा? ये चिपक गया. थोड़ी देर के लिए दबा के रखो, तो मान लो ये चिपक गया और ये गिर नहीं रहा है. तो यानी सिचुएशन इज समवॉट लाइक दिस. दिस इज द रूफ या सीलिंग, और यहां पे मैंने क्या किया, एडहेसिव लगा के चिपका दिया. अब देखो क्या होगा. इसका तो वेट डाउनवर्ड्स है, वेट तो डाउनवर्ड्स है. फिर इसको कौन पकड़ के रखा है? ऊपर की तरफ. यानी ऊपर की तरफ जो नॉर्मल एक्शन है वो देखो जरा. अब बताओ क्या हो रहा है. एक्चुअली पता है, वो जो बॉक्स है ना, वो नीचे गिरना चाहता है. यानी अगर तुम सरफेस को देखोगे तो वहां पे वो खींच के नीचे गिरना चाहता है. लेकिन पता क्या हुआ इन दिस केस, पता क्या होगा, ये बॉक्स नीचे आना चाहता है, लेकिन उसकी जो एडेसिव है उसने क्या किया, चिपका के रखा है. यानी उसने पुलिंग फोर्स दे दिया. एंड दैट विल बी द पुलिंग काइंड ऑफ अ थिंग. यानी मोस्टली पुश, बट sometimes in adhesive cases there could be pull. Now you might say फिर इसको sometimes क्यों कह रहे हो? फिर तो ये कहना चाहिए कि एडेसिव वाले केसेस में पुल और बाकी में पुश. अभी रुको, इतना जल्दबाजी मत करो. क्यों? मान लो मैंने एडेसिव यहां लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? बताओ, अगर बॉक्स को मैं सीधे फ्लोर पे रख देता हूं, या मैं बॉक्स के बीच में और फ्लोर के बीच में एडेसिव लगा के अगर रखूंगा बॉक्स को, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन के नेचर में क्या फर्क पड़ेगा बताओ जरा. तो इसमें भी दबाएगा वो बॉक्स, है ना? तो देखो वहां पे भी पुश होगा.
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्चुअली खींच के नीचे आना चाहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन वो जो छत है उसने एडिसिव के सहारे क्या किया, उसको पकड़ के रखा है, ऐसे खींच के रखा है, यानी पुलिंग टाइप का फोर्स हो रहा है. तो देयरफॉर समटाइम्स इन एडिसिव केसेस देयर कुड बी पुल. ठीक है सर एडेसिव के फोर्सेस ऊपर की तरफ होंगे या नीचे की तरफ, जिससे मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या बैलेंस करना है? बेटे एक चीज बताओ मुझे कि ऐसे कौन सा फोर्स है जो कि सिर्फ एक तरफ काम कर, हाँ मतलब लगेगा तो दोनों तरफ लगेगा. अब तुमने जो स्पेसिफिक क्वेरी पूछा है उसका स्पेसिफिक आंसर क्या है, नहीं ये फोर्स दोनों तरफ लगेगा, लेकिन अगर दोनों तरफ बोलूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वर्डिंग्स बदल के आंसर दे रहा हूं. एंड दैट इज एडेसिव वाला जो नॉर्मल एक्शन है वो बॉक्स के ऊपर, लैंग्वेज सुनना, बॉक्स के ऊपर अपवर्ड्स होगा और छत पे डाउनवर्ड्स होगा. तो मैंने जो अभी ड्राइंग बनाया ये बॉक्स के ऊपर फोर्स है, लेकिन ध्यान रखना दुनिया में कोई भी फोर्स का पेयर होता है, इसका जो पेयर होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, लेकिन अगर मैं दोनों बनाया होता ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होता. इसलिए अभी मैंने कौन सा नॉर्मल एक्शन बनाया जो कि बॉक्स को लग रहा है या बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है. बट वही नॉर्मल एक्शन एज ए थर्ड लॉ रिएक्शन वाले में क्या फोर्स हो जाएगा, छत के ऊपर डाउनवर्ड्स होगा, छत के ऊपर डाउनवर्ड्स होगा. लेकिन मैंने कौन सा बनाया, बॉक्स के ऊपर जो नॉर्मल एक्शन वो बनाया, और ये हो गया तुम्हारा जो है एक पुलिंग टाइप का एग्जांपल. ओके मतलब सर ये नॉर्मल रिएक्शन बाय एडेसिव ऑन बॉक्स ना कि बॉल. या ड्यू टू एडेसिव, या दैट्स राइट. ये कांटेक्ट फोर्स तो आप कैसे भी डिफाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा देयर आर फ्यू कमेंट्स आल्सो, दैट इज ध्रुव सेज कि व्हेन वी आर मूविंग, ध्रुव शांडिल तुम्हारा कमेंट समझ में नहीं आया. शाश्वत सेज कि एडेसिव फोर्स टेंशन जैसे ही तो काम कर रहा है, तो मैं कह ही रहा हूं टेंशन है. टेंशन मतलब ही तो पुल होता है, कंप्रेसिव मतलब होता है पुश, और टेंशन मतलब होता है पुल. तो यही तो बात है कि यहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो रहा है क्योंकि एडेसिव को ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है बॉक्स, तो टेंसाइल फोर्स, वही तो टेंसाइल फोर्स यानी पुलिंग फोर्स बॉक्स पे लग रहा है. ये जो तुम वर्डिंग्स बदल के बता रहे हो, तुम बस वाया बता रहे हो अलग, बट एक्चुअली यू आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज ऑलमोस्ट. हाँ कोई कुछ कह रहे थे. ओके नाउ अविरल सेड कि क्या मैं एडेसिव को फिर एक जीरो लेंथ का स्ट्रिंग मान लूं, योर चॉइस, यू माइट, आई हैव नो इश्यूज विद दैट. ओके अच्छा ध्रुव सेज कि ये मैंने कमेंट काफी पहले किया था, चलो ठीक है, मतलब कोई और कंटेक्स्ट में किया होगा, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं अभी, तो चलो कोई बात नहीं, लेट्स नॉट डिस्कस दैट. अच्छा अभी एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि आपने बताया कि नॉर्मल एक्शन तो चलो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो जो पैरेलल टू द सरफेस है वो क्या फ्रिक्शन है? तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हाँ ऑलमोस्ट फ्रिक्शन ही समझ, ठीक है. लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर मान लो एडेसिव ऐसे ना रख के ऐसे रखूंगा, सपोज ये छत थोड़ा सा इंक्लाइंड है और मैंने बॉक्स को ऐसे चिपका के रखा है, ऐसे कुछ यूं, अब क्या होगा, बॉक्स का वेट इधर है और नॉर्मल एक्शन एक कंपोनेंट इधर होगा, और पता है क्या होगा, एक दूसरा कंपोनेंट इधर भी आएगा. यानी इस बार जो पुलिंग फोर्स है, इस बार जो पुलिंग फोर्स है वो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, तो ये हो गया पुल, और ये पैरेलल टू द सरफेस. अब इसको फ्रिक्शन कहना ठीक नहीं रहेगा. फ्रिक्शन इज नॉट एग्जैक्टली दिस. फ्रिक्शन इज बिटवीन interlockings of two surfaces, at least as far as solid and solid is concerned. So therefore I would rather like to call it as just a parallel component of reaction force, I mean, and would not prefer to call this as friction. So therefore वो जो एक कंपोनेंट नॉर्मल होता है वो तो मैंने बता दिया, और जो दूसरा कंपोनेंट अलोंग द सरफेस होता है वो मोस्टली फ्रिक्शन ही होता है. यू वेर राइट, बट मोस्टली बोला, हमेशा नहीं. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इसको फ्रिक्शन मैं नहीं कहना चाहूंगा. This is just a parallel component of the reaction force because of the adhesive tensile force. इस केस में ठीक है ना. तो these are the way of explaining हमें. चलो ठीक है. तो now we have now Lavin has asked कि ये जो normal action on box है, is it due to adhesive या due to sealing? देखो, you know what, the adhesive is basically a joining between the sealing and the box. So therefore there is a continuum almost. तो therefore इसको किसी एक पर्टिकुलर से कंट्रीब्यूट ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है. तो लेट्स इंटरप्रेट लाइक दिस, दैट दिस बॉक्स इज एक्सपीरियंसिंग अ नॉर्मल एक्शन. आई एग्री, द बॉक्स इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सीलिंग. इसलिए देखो मैंने सीलिंग केस नहीं लिखा है, अच्छा यहाँ पे लिखा था मैंने, अब तो मैंने मिटा दिया. इसलिए देखा होगा मैंने सीलिंग केस नहीं लिखा था, मैंने एडहेसिव केस लिखा था, क्योंकि मुझे भी पता है कि बॉक्स सीलिंग को डायरेक्टली टच नहीं कर रहा, बॉक्स एडेसिव को टच कर रहा है. तो यानी एडेसिव का यहाँ पे रोल है.
बट क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, मतलब पिछले बार, इस वाला नहीं, पिछले बार, क्योंकि पिछले बार का परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ठीक है ना, और कांटेक्ट भी है, so therefore we can call it as normal action because that's what the definition of normal action is, कि contacts होना चाहिए और perpendicular to surface होना चाहिए, so that's all. इसलिए ये जो adhesive tensile force है, मैं इसको कह रहा हूं as normal action but pull kind, ना कि push kind. Yes, I agree, ज्यादातर पुश होता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, I'm never denying that, but I'm only saying कि be aware कि एक पुल का भी existence का चांस है. चलो, I think that more or less completes all the questions that had come up in the chat. I mean, now let me move on to the unique features. Unique features में क्या आएगा? Unique features is basically the different situations in which normal actions is experienced, and let's look at some of them. Number one, flat and flat. तो flat and flat में ये हो गया normal action. N1, N2. याद रखना यहाँ पे N1 और N2 इक्वल है. Then you might say आपने N1 N2 क्यों लिख दिया? ठीक है ना? मैं N1, मैं कन्वेंशन क्या लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखो. N1 is the normal reaction experienced by box from surface, and N2 is the normal reaction experienced by surface from box. कुछ इस तरीके से, ये बॉक्स वाले केसेस में बता रहा हूं. तो ये अगर इंक्लाइन प्लेन होगा, इन दैट केस बॉक्स को N1 मिलेगा और ग्राउंड को N2 मिलेगा, ठीक है. अगर अब ध्यान रखना, अगर कर्व्ड होगा, जैसे कर्व्ड हो गया और एक बॉक्स रखा है मान लो, इन दैट केस क्या होगा देखो, इन दैट केस ये नॉर्मल एक्शन होगा, ये N1 ये N2. तो कर्व वाले में क्या होगा, यानी फॉर कर्व surfaces normal reaction is perpendicular to tangent at contact point. ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स दिया है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे मिटाना पड़ेगा. तो देखो यूनिक फीचर्स बोलते हैं इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. थोड़ा ध्यान रखना, अभी और केसेस आने वाले. अभी हमने ड्रॉ किया फ्लैट फ्लैट हॉरिजॉन्टल, फ्लैट फ्लैट इंक्लाइन, ये हो गया फ्लैट कर्व्ड इंक्लाइन. फ्लैट कर्व्ड हॉरिजॉन्टल तो खैर आसान है, ये नॉर्मल एक्शन N1 हो गया, ये हो गया N2. अब इसमें बॉक्स नहीं है, ऑब्जेक्ट मान लो, चलो बॉक्स या ऑब्जेक्ट है ना, बॉक्स या ऑब्जेक्ट है. अपने आप देखो. अच्छा, इसके बाद आ जाओ कर्व्ड एंड कर्व्ड. इसके बाद है कर्व्ड एंड कर्व्ड. कर्व्ड एंड कर्व्ड में भी वही होगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये N1 ये N2. अब आता है इंपॉर्टेंट केसेस, अब आता है शार्प एंड अदर्स, जैसे शार्प एंड फ्लैट सरफेस. तो ये क्या है, curved and curved surface. This is curved and flat surface. This is flat and flat surface. This is also flat and flat surface. This is flat and curved surface. तो इसके बीच में नॉर्मल में क्या क्या रहता है, इसके मैं डायग्राम बना रहा हूँ. ये भी बना दिया शार्प एंड फ्लैट. शार्प मतलब क्या, जैसे मान लो कोई निडल लिया है और कोई फ्लैट सरफेस है और निडल को लेके कोई एम्ब्रॉयडरी या कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, या मे बी लेट्स से अगर शार्प पेन का टिप होता है, तो पेन तो ऐसे नहीं लिखते हैं ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, थोड़ा एंगल पे रखते हैं. तो ऐसे केस में नॉर्मलेशन कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होगा ना, शार्प एंड फ्लैट, तो इसमें ऐसे होगा. अगर मान लो ये शार्प ऑब्जेक्ट है, लेट्स इन दैट केस क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मलेशन ऐसे N1 मिलेगा और ये हो जाएगा N2. ये हो गया शार्प एंड फ्लैट. फिर आ जाओ शार्प एंड कर्व में क्या होगा, अगर ये कर्व है मान लो और ये शार्प सरफेस से सपोज वो क्या है, जैसे कोई स्फीयर है ग्लोब टाइप का और उस पे कोई पेन का निब लेके मैं कुछ लिख रहा हूं, तो एंगल पे ही लिखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे इस केस में. तो यानी क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट
as I said tangent at the point of contact, तो इसके नॉर्मलाइजेशन n1 इसके परपेंडिकुलर और n2 ये वाला होगा। ध्यान रखना मैंने पहले बताया हुआ है n1 और n2 बराबर है, सिर्फ मैं 1 और 2 इसलिए लिख रहा हूं सो दैट यू नो कि n1 वाला बॉक्स या ऑब्जेक्ट के ऊपर है फ्रॉम द सरफेस और n2 वाला ड्यू टू द बॉक्स या ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस हो। तो बस उसके लिए मैंने n1 n2 लिखा, अदरवाइज कायदे से फ्री बॉडी डायग्राम में हम n और n ही लिखेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ध्यान रखना। You get curved and sharp. Lastly, between sharp and sharp. अगर दो शार्प सरफेसेस आपस में टच कर रहे हैं ऐसे करके, मान लो दो निडल्स है, दो निडल को तुमने यूं दबा दिया ऐसे करके उनके बिल्कुल टिप पे, इन दैट केस आई डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक नीडल ऐसे ले लिया मैंने और एक नीडल ऐसे ले लिया, शार्प एंड शार्प, इस पे वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्शन, तो हम क्या करेंगे, तो हम लेंगे ऐसे nx1, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो ये ny1 और ये हो जाएगा ny2 और nx। अब ये क्या है ये चीज, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये सपोज n1 और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है n2। Now let me explain what exactly I am doing here. देखो दो शार्प सरफेस अगर होता है ना, दो शार्प सरफेस अगर होगा, इन दैट केस नॉर्मल एक्शन का डायरेक्शन पहले से नहीं पता होगा। आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट, दो शार्प सरफेस अगर होगा इन दैट केस नॉर्मल एक्शन का डायरेक्शन पता नहीं रहता। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रैंडमली कुछ ले लेते हैं, n1 एक n ले लो तो दूसरे का n इस तरीके से, फिर उसके कंपोनेंट बनेगा और x वाला x के साथ मैच करेगा ऑब्वियसली, और फिर y वाला y के साथ मैच करेगा। फिर तो दो वेरिएबल हो गया। अब हम क्या करें, फिर कुछ क्वेश्चन में और फैक्ट भी गिवन होगा, इसका मास इतना है, उसका बैलेंस्ड है ना, इसको साइड से इतना पुश किया हुआ है, इसको भी साइड से इतना पुश किया है वगैरह, कुछ को एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिसके बेसिस पे हम nx1 और ny1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। यानी दो शार्प सरफेस में वी डोंट नो आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल एक्शन और द डायरेक्शन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन हमें रैंडमली लेना पड़ेगा, n1 और n2। तो ये n1 नॉर्मल एक्शन इसके ऊपर लग रहा है और ये n2 नॉर्मल एक्शन इसके ऊपर लग रहा है। दिस व्हाट आई एम प्रीज्यूमिंग। हो सकता है कि मेरे डायरेक्शन का चॉइस गलत हो, डजंट मैटर, वो इक्वेशन अपने आप प्लस माइनस करके सब कुछ सटीक कर देगा। दैट आई डिड नॉट डू, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन में वैसे नहीं हो पाएगा, डायरेक्शन हम नहीं बता पाएंगे, ये थोड़ा सा सिचुएशन डिपेंडेंट है, सिचुएशन में और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तब जाके हम पिन पॉइंट कर पाएंगे कि नॉर्मल एक्शन शार्प और शार्प के बीच में हम कैसे रख सकते हैं। सो दैट्स अ इनडिटरमिनेट केस, ठीक है। चलो इसमें अगर अभी तक जो हमने अभी डिस्कशंस किया, इसमें अगर कुछ सवाल है तो पूछो फिर। ओके, नोबडी हैज मेड अ कमेंट हमें, तो एक काम करते हैं, एक और फोर्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, या नॉर्मल एक्शन पे क्वेश्चंस करें अभी पहले। सर हाँ बेटा, सर इस केस में दोनों की डायरेक्शंस हमें अज्यूम ही करनी होंगी ना, दोनों शार्प सरफेसेस के केस में। नहीं देखो इतना हमें पता है कि थर्ड लॉ है, तो देयरफॉर अगर एक का डायरेक्शन ऐसे अज्यूम करो तो ऑब्वियसली दूसरा एग्जैक्टली ऑपोजिट अज्यूम करो, यानी nx1 और nx2 बराबर होगा, ny1 और ny2 बराबर होगा। बट अगर बोलोगे बताओ इसका डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, वेल दैट आई डोंट नो, आई मीन दैट आई डोंट नो बिफोरहैंड। जैसे इस केस में आई नो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्शन, I may not know the value. I don't know whether it's 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, but I know कि इसी डायरेक्शन में होगा। That I know beforehand. यहाँ पे तो वो भी नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे n, और यहाँ पे नॉर्मल एक्शन के ही दो वेरिएबल हो गए, nx1, nx2। वो एक्चुअली सॉरी nx1 और ny1, वो अलग बात है कि दो ही वेरिएबल है, क्योंकि nx1 और nx2 बराबर होगा, ny1 और ny2 बराबर होगा। वो 1 और 2 तो मैं इस हिसाब से दिया था कि n1 क्या है और n2 क्या है, उस हिसाब से मैंने एक नोटेशन बनाया हुआ है, वो तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है ना। वेल भूमिका has also asked की एग्जांपल ऑफ शार्प एंड कर्व। वेल यू नो व्हाट, मैं बताता हूँ, इसमें पता क्या है कि ये जो शार्प एंड शार्प वाला एग्जांपल है वो सबसे रेयर है। बट अगर मान लो तुम बोलो नहीं मुझे तो शार्प और कर्व का एग्जांपल चाहिए, तो शार्प और कर्व का एग्जांपल देखो ना,
मान लो तुम एक काम करते हो, तुम एक वो ले लो, कुछ कर्व ले लो, जैसे मान लो यही बॉटल ले लेता हूँ, ये बॉटल है, इसके देखो ये जो इसका ढक्कन है वो कर्व्ड है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पेन ले लेता हूँ, ये लो जी, मैंने पेन ले लिया, है ना। अब मैं पेन लेके सपोज इस बॉटल में अपना नाम लिख रहा हूँ, तो देखो ये तो एंगल पे है ना, ये देखो एंगल पे है, तो यानी ये हो गया एग्जांपल ऑफ शार्प एंड कर्व। भूमिका, यू आर आस्किंग एन एग्जांपल शार्प एंड कर्व। और दो शार्प, वेल दो शार्प तो दो स्वॉर्ड फाइट हो रहा है मान लो, है ना, स्वॉर्ड फाइट नहीं होता है, तो दो स्वॉर्ड फाइट में मान लो दो स्वॉर्ड्स के बीच में दोनों सपोज आपस में टकरा गए, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ शार्प एंड शार्प। So that is an example, an possible example. That's not the only example, of course, no doubt. ठीक है ना, तो चलो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। well, Lavanya said कि knife and apple, no, knife and apple I will not give as an example, and let me tell you why not. You know what kind of examples are we taking? We are taking examples of two hard surfaces. Knife और apple में तो knife apple के अंदर ही घुस गया, so therefore that is not the example we are taking. We are taking examples of rigid bodies. ये ना हो कि कोई सोफा का नहीं होता स्पॉन्ज, अब उसमें मैंने एक निडल डाल दिया, अब मैं बोलूंगा बताओ जरा नॉर्मल रिएक्शन, तो वो इज दैट्स नॉट द राइट क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग, एंड at least for the moment. ठीक है ना, चलो, so like that was about your different cases of normal reaction. तो हमने देखा कि नॉर्मल रिएक्शन कई सारे टाइप के अजीब अजीब तरह से काम करता है, तो सबसे इंटरेस्टिंग था बिटवीन टू शार्प सरफेसेस। ठीक है, और कोई एग्जांपल या कुछ और क्वेश्चन है दिमाग में तो बता दो। Lavanya has asked one. Well, Akshita has also asked, that is sharp and flat के लिए क्या paper and pen will be okay? More or less okay. More or less okay. Right, but ये more or less क्यों कर रहे हो आप? Scope of वो क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि actually पता है क्या ना, पेपर पे जब हम लिखते हैं ना तो पेपर भी दब जाता है, तो मैं प्रेफर करूंगा उससे बेटर एग्जांपल, इनफैक्ट दिस वन ओनली। शार्प एंड फ्लैट के लिए देखो ये वाला सरफेस फ्लैट है ना, ये वाला सरफेस लगभग फ्लैट है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये देखो ऐसे कर, तो ठीक है ना, दैट वुड बी अ गुड एग्जांपल। या इस पे लिखता हूँ, चलो ये ढक्कन तो फ्लैट ही है ना, सपोज इस पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ये देखो अब एंगल पे ड्रॉ कर, ये देखो पेन को मैं एंगल पे रखा हूँ, तो पेन का जो टिप है दैट कैन बी कंसिडर्ड शार्प। इन दैट केस क्या होगा, ये हो गया ढक्कन का सरफेस और ये हो गया पेन का निब, तो ऐसे केस में नॉर्मल एक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लैट सरफेस के हिसाब से होगा, यानी ऐसे, यानी ये निब अगर तुमने ऐसे रखा या अगर ऐसे रखा तो भी नॉर्मल एक्शन इधर होगा, या अगर निब को थोड़ा इंक्लाइन चेंज कर दिया, ये लो जी ऐसे, तो भी देखो नॉर्मल एक्शन का डायरेक्शन ऐसे होगा। सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज दैट, अगर मान लो मैं इस फ्लैट सरफेस पे लिख रहा हूं, तो अपने पेन को मैंने ऐसे रखा है या ऐसे रखा है या ऐसे रखा है या ऐसे रखा है या कैसे भी रखा है, नॉर्मल डायरेक्शन इसी लाइन पे होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये होता है नॉर्मल एक्शन के वेरियस सिचुएशंस एंड केसेस के एग्जांपल्स। ठीक है, चलो, सो दैट वाज अबाउट योर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द last force of the series, then we will do questions, and that is tensile force, so like tension due to thread, tension due to thread। वैसे इसमें एक और भी काउंटर पार्ट भी आता है, दैट इज कंप्रेशन ड्यू टू रॉड, बट वो अभी मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं फिलहाल डिस्कस कर रहा हूं टेंशन ड्यू टू थ्रेड। ठीक है, चलो, सो देयरफॉर टेंशन ड्यू टू थ्रेड विल बी लाइक दिस, दैट लेट्स से एग्जांपल इज लाइक अ बॉक्स इज देयर एंड है ना, तो इसमें एक assumption है, so there are some basic assumptions. The assumptions are, number one, that the thread is massless। वो अलग बात है कि ये गजब का assumption है, क्यों? क्योंकि थ्रेड हम लोग जब दुकान में खरीदते हैं ना, तो अगर छोटे मोटे थ्रेड खरीद रहे हो 1-2 मीटर, तब तो चलो मीटर से खरीदते हैं, बट मान लो तुमको 200 मीटर का थ्रेड खरीदना, मतलब थ्रेड इन द सेंस की जैसे कपड़े टांगने का वायर वगैरह सब, तो वहां पे थोड़ी 200 मीटर गिनती करता है, वो वजन से बेचता है कि आधा किलो रोप ले लो या नायलॉन का थ्रेड ले लो या 1 किलो ले लो, डिपेंडिंग ऑन कि तुमको कितना बड़ा चाहिए एंड ऑल, है ना। तो देयरफॉर हम लोग थ्रेड या उस टाइप के रोप या चेन हम लोग खरीदते हैं वजन पे, और हम कह रहे हैं मासलेस। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मासलेस का मतलब होता है that the mass of the thread या chain या rope या जो भी यूज कर रहा हूं मैं, that is very small compared to the box या object। That means mass of thread is very very small
कंपेयर्ड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको यूज करके मैं पुल कर रहा हूं, ये assumption है. So that is thread is massless. Second, thread is inextensible. Now this is important. Inextensible का मतलब होता है इसका लेंथ हम नहीं बदल सकते हैं. बट यू माइट से नहीं, ऐसे कहा होता है, एक थ्रेड को तो यूं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट once the thread is tight, so we are assuming that once the thread is tight, its length will not change, and that's an important thing. क्यों? क्योंकि इससे कुछ consequence निकलेंगे. क्या निकलेंगे थोड़ी देर बाद देखेंगे. नंबर 1, ठीक है, तो ये ए बी कर देता हूं. अब आ जाओ फीचर्स. मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या वेरिएबल, या कह सकते हो एडजस्टेबल. इन द सेंस कि कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे वेट का फॉर्मूला mg, वो mg होगा, पर ये एडजस्टेबल है. सेकेंड, डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द थ्रेड. जैसे इस केस में अगर एक बॉस को ऐसे थ्रेड को ओरिएंटेशन करके रखा है, तो यानी क्या होगा, इसका डायरेक्शन के अलोंग द थ्रेड होगा. और अगर मान लो मैं इसको पकड़ के रखा हूं इधर, है ना, let's say something like this, इस तरीके से, तो in that case क्या होगा. थर्ड, पुश या पुल. तो आई थिंक दैट्स एन ऑब्वियस थिंग. टेंशन जब बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली पुल ही होगा, फिर वो तो होना ही है. फोर्थ, फोर्थ इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट जहां पे तुमने इसको अटैच किया, ठीक है ना, जहां पे तुमने इसको अटैच किया, दैट्स द पॉइंट. देख लो, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन दिस केस इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. ठीक है. फिफ्थ इज यूनिक फीचर्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, and that is because the length of the thread will not change, because the length of the thread will not change, therefore component of velocity along thread at both ends are equal. इसका मतलब समझो कि अगर तुम थ्रेड के दो एंड लेते हो, उनके जो कंपोनेंट्स बनेंगे वेलोसिटी के, वो दोनों बराबर होंगे. मतलब जैसे मान लो ये ऐसे करके जा रहा है ना, यूं, तो ये तो वेलोसिटी v1 है मान लो, और इसका वेलोसिटी मान लो v2 है. इधर वाले पे थ्रेड बिल्कुल उसी ओरिएंटेशन में जा रहा है जैसे जा रहा है, यानी इसका कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड होगा v1, लेकिन इसका नहीं है, इसका v2 है, लेकिन इसके मान लो एंगल है कुछ थीटा. यानी इससे क्या मिल रहा है कि देखो, क्योंकि थ्रेड का लेंथ बदल नहीं सकता है, तो देयरफॉर थ्रेड का ये वाला एंड अगर आगे जाता है, तो जितना थ्रेड यहाँ पे आ गया ना, उतना ही थ्रेड वहां पे कम होना पड़ेगा, क्योंकि थ्रेड का लेंथ नहीं बदल रहा. तो उसके लिए क्या कंडीशन है, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी v2 cos थीटा विल बी इक्वल टू v1, यानी v1 will be equal to v2 cos theta. That is the comparison. But मान लो हो सकता है ये भी एंगल पे हो, quite possible, quite possible. जैसे चलो इसको भी अब चेंज कर लेता हूं मैं. अभी ये फिलहाल तो ये हो गया कि क्योंकि ये थ्रेड के अलोंग ही जा रहा है, तो देखो इसका थ्रेड के अलोंग कंपोनेंट v1 ही है, पर ये थ्रेड के अलोंग नहीं जा रहा है, ये थ्रेड से थोड़ा एंगल पे जा रहा है, तो इसलिए थ्रेड के अलोंग कंपोनेंट ले लिया v2 cos theta. बट मान लो इसमें भी कंपोनेंट, नो प्रॉब्लम, और इसको थीटा 2 कर लो और इसको ऐसे कर लो. तो क्या होगा, v2 cos theta 2 will be equal to यानी थ्रेड के अलोंग दोनों के वेलोसिटी का कंपोनेंट देखो बराबर हो, यानी v1 cos theta 1 will be equal to v2 cos theta 2.
देख लो अच्छे से। ठीक है, v1 cos theta 1 is equal to v2 cos theta 2. I hope that's comfortable. Now that is more or less the discussion on thread. इसमें एक्सेलेरेशन का भी है, बट एक्सेलेरेशन का भी एक रिलेशनशिप है, लेकिन एक्सेलेरेशन का रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें थोड़ा डिपेंड करेगा कि दोनों एंड पे जो मोशन हो रहा है वो लीनियर हो रहा है या कर्व्ड पे हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट इज अ लिटिल बिट मोर इन्वॉल्व. तो उसके डिस्कशन हम लोग तब करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे, सिचुएशंस आएंगे, तो हम देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशंस में हमें कैसे अलग अलग तरीके से हैंडल करना. We'll see that at that time. ठीक है, but yes, even in accelerations also there are restrictions. We'll see that later. ठीक है, चलो, so that is more or less the discussion here. अब मैं एक काम करता हूं, मैं अब क्वेश्चन दूंगा इसमें. पहला क्वेश्चन, ये एक लिफ्ट है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है with an acceleration is equal to t, यानी with an increasing acceleration, यानी इसका acceleration बढ़ता जा रहा है. You have to draw the graph of n1 and n2 versus time t. So what is n1 and n2? हाँ, तो ये एक 8 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन है वो है n1, और यहाँ पे एक 4 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन है वो सपोज n2. तो नॉर्मल एक्शन n1 इस सरफेस का है और नॉर्मल एक्शन n2 इस सरफेस का है. ऑब्वियसली वो n2 तो इस पे भी लगेगा, है ना. तो यानी नॉर्मल एक्शन ऑन बॉक्स 1 फ्रॉम द बेस इज बॉक्स 2 इज n2 एंड बॉक्स 1 इज n1. दोनों के बेस से जो नॉर्मल एक्शन है वो मैंने n1 और n2 लिखा. ठीक है, वो अलग बात है कि n2 नीचे भी लगेगा, है ना. वो तो मैंने पहले ही बोला कि सारे पेयर्स में होते हैं. तो ये जो नॉर्मल एक्शन 4 kg पे ऊपर की तरफ लग रहा है, वही नॉर्मल एक्शन n2 8 kg पे नीचे की तरफ लाएगा. अब या तो तुम दोनों ड्रॉ करो या तो एक ड्रॉ करो, तो डजंट मैटर. तुमको उसके मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है n1 n2 वर्सेस t. फटाफट प्लॉट करो. चलो अब शुरू करो क्वेश्चंस. सर वो एक्सेलरेशन क्या गिवन है कि मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ वैरी कर रहा है. हाँ, यानी 5 सेकंड बाद एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 17 सेकंड्स बाद एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ n1 and n2. चलो जल्दी करो. I'm just going to give you half a minute or so. Let's quickly draw the free body diagram also. ठीक है, so let me draw the free body diagram of the 4 kg block. तो क्या होगा, एक वेट आ जाएगा 40 न्यूटन और एक n2. और अगर मैं 8 kg वाले का बनाता हूं तो इन दैट केस क्या आ जाएगा, एक वेट आ जाएगा 80 न्यूटन और एक n2 आएगा नीचे की तरफ और एक n1 ऊपर की तरफ. ठीक है, चलो आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू इंटरेक्ट अ लिटिल बिट. तो मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन भी स्टार्ट करता हूं. आदित्य मिधा, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? यस सर. ओके आदित्य, ये बताओ कि n2 का जो ग्राफ होगा, तुमने इक्वेशंस वगैरह लिख के सॉल्व कर लिया थोड़ा बहुत? सर अभी कर रहा हूँ. अरे चलो एक काम कर, तुम्हें 20-25 सेकंड थोड़ा वेट कर लेते, देन आई विल इंटरेक्ट. Yes. आदित्य बी रेडी है. सर एक ही ग्राफ पे बनाने हैं n1 n2? हाँ, एक ही ग्राफ में दोनों बना. ठीक है, I've already got one answer from Shashwat
n1 और उनके इक्वेशंस बेसिकली बना दी. I think once you make the equation, I think that's what is required. I mean, सर लिफ्ट एक्सेलेरेट ऊपर कर रही है ना? हाँ, एक्सेलेरेट ऊपर की तरफ है, ये देखो. So now let me write the equations. या आदित्य quickly बताओ जरा. आदित्य. Yes, sir. इसके इक्वेशन बताओ. Sir, the N2 will start at 40 and it will reach 0 at t is equal to 10 or 9.8. नहीं, it will become 0 also after some time. Yes, sir, when acceleration will be equal to g. No, it is moving upwards, mind you, not downwards. I think you are mistakenly thinking downwards. Acha, oh, yes, sir. है ना? Then इसकी इक्वेशन Yes. क्या होगा? Into minus 40 is equal to, है ना, ऊपर वाले is equal to 4 into t, यानी n2 is equal to 40 plus 40. Yes. यानी अगर देखो तो 40 से स्टार्ट होगा, 40 यहाँ पे कहीं. तो मैं दूसरा के पहले बना देता हूँ. And that is n1 minus n2 minus 8t is equal to 8 times t. So यानी n1 is equal to n2 which is 40 plus 4t plus 80 plus 8 times t. यानी equal to 120 plus 12 times t. वो अलग बात है कि अगर मान लो मुझे सिर्फ n1 में इंटरेस्ट है, वो अलग बात है कि अगर मुझे सिर्फ n1 में इंटरेस्ट है, then I will not do all these things. क्यों? फिर मैं क्या करूंगा, इसको कंबाइंड बॉडी ले लूं. फिर दो अलग अलग लेने की क्या जरूरत है, कंबाइंड बॉडी ले लेता हूं. तो कंबाइंड बॉडी में 12 kg हो गया. तो 12 kg के हिसाब से क्या हो जाएगा, 120 और n2 ये हो जाएगा n2 minus 120 is equal to 12 times t. So therefore n2 आ गया सीधा 120 plus 12 times t. वही वाला जो कि हमने दो अलग अलग बॉडीज मानते हुए दो अलग अलग इक्वेशन से सॉल्व करके निकाला, उसका इतना कोई जरूरत नहीं. देख लो. So therefore what you are getting here is that n2 हो गया 40 plus 40 और ये 120 यानी 40 plus 4 times t. इसके स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा, यानी ऐसे कुछ. और इसका 120 और स्लोप ज्यादा, इस तरीके से. ठीक है. तो यानी अगर मैं पूछता हूं अल्फा बताओ, बीटा बताओ, तो अल्फा बीटा. यस अक्षत गुप्ता. अक्षत गुप्ता, कैन यू बी ऑन एयर? Yes, sir. अक्षत अल्फा बताओ फटाफट. अल्फा भी बताओ, बीटा भी बताओ. सर एक मिनट. सर ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट भी तो कर सकते हैं सर, वो भी तो मतलब बनाओ. नहीं, इस केस में तो इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है. इस केस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाए. Okay, I think Shashwat has already given the answer. अक्षत तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते तो जल्दी से आंसर मिल जाता. देखो ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस है. ये तो कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्लोप कहां से आएगा, 4. यानी tan अल्फा क्या होगा, 4. तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4. और बीटा क्या होगा, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप, यानी tan इनवर्स ऑफ 12. दैट्स इट. हाँ सर इसमें इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो टी नेगेटिव आ जाएगा. हाँ, इसमें नहीं करेगा. अच्छा अब एक काम करो सर, अगर ऐसे ही हुआ होता नीचे जा रहा होता तो इंटरसेक्ट करता ना. हाँ नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ. अब एक काम करो, क्वेश्चन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दो, टी नीचे की तरफ कर दो. Karthik says that it means that the normal action can increase till infinity. Yeah, there is a limit or something like that. Okay, देखो, I mean, हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि this lift is so powerful कि ये पता चला टूट ना जाए. हम तो ये मान के चलेंगे. अगर टूट गया फिर तो क्या कर सकते? Then you can't do anything. ठीक है ना? अगर टूटने का प्रोविजन रखोगे तो then you can't do much. तब तो एक लिमिट के बाद फिर टूट गया तो सिस्टम खत्म. Otherwise this will go to infinity theoretically. अब एक काम करो, फटाफट दोबारा ग्राफ ड्रॉ करो for t downwards. T downwards.
ठीक है, जल्दी ड्रॉ करो। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, ग्राफ तो बदल जाएगा। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होता है ना, इससे बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आता है। कई बार इजी लगता है, बट देखो हर क्वेश्चन को इजी और डिफिकल्ट से के तराजू से मत देखो, ऑल्सो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड अदर थिंग्स भी देखा करो, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलो सो नाउ लेट मी मेक द रिलेवेंट चेंज। कुछ नहीं, बस 4 into माइनस टी कर दो, यानी 40 minus 4t, और इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी माइनस टी कर लो, तो ये भी अपने आप चेंज कर लो, इसको छोड़ दो, अभी इसी से कर लेते हैं, यानी -12। यानी देखो इससे क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि 10 सेकेंड के बाद दोनों के नॉर्मल एक्शन 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, तो फिर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन की। नहीं, उसी पे आ रहा हूं मैं, रुक जाओ अभी। पार्थ कैन यू बी ऑन एयर बेटे? पार्थ, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। पर्व मेहता, कैन यू बी ऑन एयर बेटे? पार्थ एंड पर्व मेहता। ओके, लावण्य जैन। यस सर। हाँ जी बेटे, इस बार क्या करें ग्राफ का? यस सॉरी सर। इस बार ग्राफ का क्या करें? व्हाट डू वी डू विद द ग्राफ? सर 10 सेकेंड्स से पहले तक तो वो डिक्लाइन में बनेगा ग्राफ, बिल्कुल, और उसके बाद 10 सेकेंड्स के बाद सर दोनों ऑब्जेक्ट्स अंडर फ्री फॉल होंगे। चलो ठीक है, दैट्स राइट। एक्चुअली पता क्या है कि देखो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ना जबरदस्ती एग्जिस्ट नहीं करता, सिचुएशन भी चाहिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ कर रखा है, यानी हम दोनों में, मतलब मेरे हाथ में और इस ऑब्जेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट कर, ओके चलो ठीक है। अब मैं लेके आ रहा हूँ नीचे, तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर तरीके से लेके आऊंगा तो नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज़ दे विल लूज कांटेक्ट। ये देखो, ये देखो, सी, so therefore if the lift comes too fast downwards in acceleration terms, in that case क्या होगा, they will lose contact. So the conclusion is that if lift comes down with a greater than or equal to 0, g, then what happens? Then n is equal to 0 and contact is lost henceforth. उसके बाद क्या होगा ना, कांटेक्ट लूज ही हो जाएगा इसका, तो therefore this is going to lose contact, यानी ये ऐसे, ये देखो, so it is going to lose contact. That's the case if the acceleration is greater than g. ओके, अब सुनो, इसके मतलब ग्राफ क्या होगा, तो देखना ये 120 से स्टार्ट होगा, ये 40 से स्टार्ट होगा, कांटेक्ट इज लॉस्ट, उसके बाद कांटेक्ट लूज हो चुका है, ठीक है। you know Dhruv Shandil has given this thing. Oh, Parv says कि मेरे माइक में प्रॉब्लम है। अरे बाबा, माइक में प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन ऐसे सबको माइक प्रॉब्लम हो जाएगा तो है ना, सबको माइक प्रॉब्लम हो जाएगा तो। Okay, Dhruv Shandil says object will start flying. चलो ठीक है, flying is not a very good word, but yes, so the object will lose contact and will continue to fall with acceleration due to gravity till some other event takes over. अदर इवेंट मतलब जैसे मान लो उसका जो छत है वो भी तो आके हिट कर सकता है ना,
तो इसलिए वो कुछ और इवेंट भी हो सकता है, बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो आप ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट this is a lift and there are two objects. क्वेश्चन सुनो, इस बार दो ऑब्जेक्ट्स है, 6 किलो का और 2 किलो का, और इस बार एक्सेलरेशन है t डाउनवर्ड्स। पर अभी सुनो ध्यान से, यहां पे इट इज जस्ट लूजली टचिंग, मतलब कोई दबाव नहीं है, सो देयर इज नो फोर्स एज सच, नो, जस्ट लूजली टचिंग, मतलब यानी इनिशियली कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं एज ऑफ नाउ। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो हाइट है ना उतना ही है, मतलब कंबाइंड हाइट है उतना ही है, सपोज हाइट ऑफ लिफ्ट। ड्रॉ द नॉर्मल एक्शन डायग्राम अगेन, सेम डायग्राम। तो यहां वाला नॉर्मल एक्शन n1, यहां वाला नॉर्मल एक्शन n2, यहां वाला नॉर्मल एक्शन n3। चलो जल्दी करो। सर रूफ और 2 kg वाला ब्लॉक कांटेक्ट में है। देखो मैंने पहले ही बोला इज दैट इट इज जस्ट लूजली नॉट इन कांटेक्ट मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो हाइट है मिला के वो बिल्कुल एग्जैक्टली लिफ्ट के हाइट के बराबर है, यानी एज ऑफ नाउ ऊपर से कोई फोर्स नहीं। इट इज समथिंग लाइक लेट्स से दिस एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट, so this object is here, तो obviously no contact, just बस ये बस यहीं पे रख, ये situation, so rest you can imagine it। यानी इनिशियली नो कॉन्टैक्ट फोर्स, मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया, इनिशियली n1 is equal to 0। चलो go ahead, you have to now find out the graph of normal action, only magnitude, normal action का magnitude का graph। so draw variation of magnitude of normal actions with time। चलो अब जल्दी स्टार्ट करो। pattern, in this case there will be different patterns from 0 to 10 seconds and 10 seconds onwards, there is a different pattern, let's see that। तो till 10 seconds क्या होगा ना, अगर ये नॉर्मल एक्शन तो n1 तो 0 है, then till 10 seconds normal action n1 is 0, ये n1 है, till 10 seconds normal action n1 exist ही नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से कोई दबाव है ही नहीं, जो भी होगा नीचे से नॉर्मल एक्शन को फील करेंगे। मतलब इसका हो जाएगा n2 minus 20 is equal to minus 2t, यानी n2 is equal to 20 minus 2t। तो ये 20 से ये हो जाएगा n2, n2 में थोड़ा सा डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं तो वो सब मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इज n3 माइनस, अब मैं पूरे ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं, तो minus 8t is equal to minus 8 into t, so therefore n3 is equal to 8t minus 8 times t। इस बार 80 से वो 0 जाएगा, यानी 80 से स्टार्ट, तो इसका हो जाएगा, इसके लिए मेरे पास एक ग्रीन कलर का मार्कर है, मैं ग्रीन यूज कर, ठीक है, ये आ गया, आई होप दैट्स ओके। इसके बाद क्या ना, इसके बाद n3 खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद n3 क्यों, यहां से कांटेक्ट लूज हो जाएगा, उधर से कांटेक्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि अब ये नीचे ऊपर से दबाएगा, इस पर उधर से कांटेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी n1 अब नॉन जीरो हो जाएगा, n2 का तो देखना पड़ेगा क्या है, n3 अब 0 हो गया, यानी n3 विल नाउ बिकम परमानेंटली 0। so this is n3, ये हो गया n3, ठीक है, ये n2 n1। इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद देखो n1 का क्या हो रहा है ना, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इन दैट केस
ये n1 है, ये n2 हो गया, है ना, और ये हो गया 20 और ये आ गया। और दूसरे वाले का क्या होगा, ये हो गया n2 और 60, तो ये हो जाएगा अब n2 प्लस 60 इज इक्वल टू 6 इंटू टी, यानी 60 प्लस 6 टाइम्स टी, ये इसका इक्वेशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब सॉरी 6 इंटू माइनस, अच्छा नहीं, अब तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, इसके प्लस ही करना, ठीक है, तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो n2 प्लस 60 इज इक्वल टू 6 टाइम्स टी, ठीक है, देख लो अच्छे से, यानी n2 विल बिकम इक्वल टू माइनस 60 प्लस 6 टाइम्स टी, यानी आप ये ऐसे होता है, पहले था n2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2 टी, है ना, अब 6 टाइम्स टी, यानी आप देख रहे हो ये स्लोप बढ़ गया, स्लोप चेंज हो गया, देखिए n3 तो खत्म, और n1 का क्या हो गया, n1 ये वाला, तो n1 का हो जाएगा, n1 के लिए एक काम करता हूं मैं, पूरे ऑब्जेक्ट को ले लेता हूं, है ना, यानी n1 प्लस 80, है ना, इसके लिए पूरे ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं, ये 80 हो गया और ये n1, अब मैंने क्या किया, n1 के लिए मैं पूरे ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, उसमें क्या होगा ना, जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, तो n1 और 80, तो n1 प्लस 80 इज इक्वल टू 8 इंटू टी, यानी n1 इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस 8 टाइम्स, ठीक है, देख लो अच्छे से, तो देखो एक डिफरेंस आ रहा है, पिछले बार इसका स्लोप था -2 n2 का, और अब स्लोप आ रहा है +6, तो ये स्लोप बढ़ गया, देख रहे हो ये ऐसा एंगल्स बदल गए, तो यानी पिछले बार अल्फा और बीटा था, ठीक है ना, अल्फा 1 बीटा 1, तो n2 वाले का मैंने अल्फा 1 लिया, तो ये अल्फा 2 हो गया, और बीटा 2 किसका है, n1 का बीटा 2 ले लो, चलो या जो भी है गामा ले लो, एज यू विश, क्योंकि n3 तो खत्म हो गया, तो इसका बीटा कर लो, और n2 जो है, सॉरी n1 अब हो गया जो है -80 प्लस 80, यानी ऐसे, तो n1 अब हो गया ऐसे, ये देखो, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा गामा 2 या गामा लिखो, तो देख रहे हो स्लोप्स बदल रहे हैं, ध्यान से देखो, ये हो गया n1, ये हो गया n2 और ये हो गया n3, यानी बिफोर द एक्सेलरेशन हैपेंड एंड आफ्टर द एक्सेलरेशन हैपेंड द स्लोप्स आर चेंजिंग, ठीक है, प्लीज हैव अ लुक, ठीक है, नाउ दैट इज द फाइनल ग्राफ, अब ये सब लोग ग्राफ अपना अपना कंपेयर कर लो, I've done it already, but you can just compare the actual graph with the one that I've drawn. इसमें मेन चीज देखो, कई बार हमें लगता है पता क्या है कि बिफोर एंड आफ्टर में क्या करो, बिफोर वाला ड्रॉ करके उसी को ऐसे करके आगे बढ़ा दो आफ्टर के लिए सेम एंगल पे, देखो वो नहीं हुआ, बदल रहा, ठीक है ना, प्लीज हैव अ लुक, तो इसमें पता है क्या होता है, मिसलीड कैसे हो जाता है हम लोग, कि जो ग्राफ 4 ऑप्शन रहेगा ग्राफ का, तो कुछ ऐसे रहेगा, देखना यहां से ऐसे आया और इस लाइन को ही यहीं पे एक वर्टिकल लाइन से रिफ्लेक्ट करके ऐसे बना दे, ये वाला n2 को, और हम लोग ना सोचेंगे चलो n2 तो वही है, बस पहले ऊपर की तरफ ऐड कर रहा था, अब नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, तो ये सिमेट्री है, लो जी उसे पलटना ही तो है, और मैग्नीट्यूड ही हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, डायरेक्शन तो देख नहीं रहे, तो लो जी फटाफट लगा दो, और वहां पे हम लोग गलती कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे स्लोप्स आर आल्सो चेंजिंग, टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, ठीक है ना, चलो आई थिंक दैट्स इट व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू एज फार एज टुडे इज कंसर्न्ड, मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इज दैट, ये देखो क्वेश्चन जरूर बेसिक्स है, लेकिन इन्हीं से कंसेप्ट क्लियर होंगे, और इससे देखना हम लोग आगे भी बढ़ पाएंगे, तो देखना आगे वाले जो जब थोड़ा एडवांस केसेस आएंगे, तो दीज आर गोइंग टू रियली हेल्प यू,
चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग कल जो है ना स्ट्रिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और फिर स्प्रिंग फोर्स के ऊपर। जाते जाते से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा इज दैट many of you have sent the weekly chart, progress chart yesterday, so thank you very much for that, it's a good thing. लेकिन कुछ लोग नहीं भी सेंड किए जो कि पिछले बार सेंड किए थे। I think there are around 3 or 4 of them who have not sent this time but had sent last time. और इस बार सिर्फ एक या दो एडिशन हुआ है सिर्फ। So I want that there should be some new additions. Make your chart, progress chart, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। It is for your benefit. मेरे लिए तो टाइम खराब है, एक एक मैसेज को मुझे जाके देखना पड़ता है, कभी कभी कमेंट भी लिखता हूँ, कभी कोई कुछ एडवाइस भी देता हूँ, तो मेरे लिए टाइम वेस्ट है एक तरीके से। लेकिन मैं क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं उसको टाइम वेस्ट मानता ही नहीं, मैं उसको टाइम इन्वेस्टेड मानता हूँ। कि जितना देर हम लेट से पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये जैसे एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, वो भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है। तो आई थिंक आई एम हैप्पी एट दैट कि थोड़ा सा मेरे तरफ से टाइम लगता है, मेरा पर्सनल टाइम जाता है, बट आई एम हैप्पी एट दैट दैट यू आर ऑल मेकिंग प्रोग्रेस एंड अ प्लान्ड प्रोग्रेस। इसलिए उस चार्ट को बनाओ। जिन्होंने नहीं भेजे 4-5 जो पिछले हफ्ते भेजे थे, इस बार 4-5 जने नहीं भेजे, वो भी भेज दो आज। और मैं चाहूंगा कि कुछ और न्यू एडिशंस भी हो, so that those who are not sent earlier also start sending. मैंने चार्ट भेजा हुआ है, I hope you have a copy of that already. अगर नहीं है तो in that case just ask me, I will give you a copy of that. कुछ नहीं, एक फॉर्मेट है बस, वो लाइन ड्रॉ करके टारगेट और एक्चुअल बस इतना ही, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा भी नहीं, ठीक है ना। So I think that's it for today then. Thank you very much. We will meet again tomorrow with more questions on normal action as well as on string, that is tension force. आज के लिए इतना ही. Have a good day. Bye bye.